नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता। आज आप सभी के बीच सामान्य हिंदी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित टेस्ट सीरीज को लाई हूँ। और आज के इस टेस्ट सीरीज में आप वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की इस टेस्ट सीरीज को आरंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला वाक्य हेतु सही शब्द का चयन करें। तो साथियों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, त्रिकालदर्शी। जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखे उसको हम त्रिकालदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है भविष्य में होने वाला। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? भवितव्य। और अभी आप पहला जो क्वेश्चन देखे हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी। जबकि जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए अश्रुतपूर्ण शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके लिए एक शब्द है अश्रुतपूर्ण। जबकि भविष्य की बात बताने वाले को क्या कहेंगे? भविष्य वक्ता। भविष्य वक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी है। ठीक है, और जबकि साथियों ध्यान रखें, सोहर क्या है? सोहर बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला यह गीत होता है सोहर। लोरी क्या है? बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है। जबकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्मोत्सव जब मनाया, मतलब कि जब जन्म होता है तो उस दौरान कुछ पारंपरिक गीत आदि गाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो गया, दो बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। दो बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन करें। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विज। दो बार जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? द्विज कहेंगे। और जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहेंगे। जो धरती फोड़कर जन्म लेता हो उसको क्या कहेंगे? उद्भिज कहेंगे। तथा स्वयं से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? स्वयंभू। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? स्वयंभू। भूमि से जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? भूमिज। ठीक है, तो ये चारों जो आपको बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है।
तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जिसकी चार भुजाएं है उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज शब्द के लिए जिसकी चार भुजाएं हो उपयुक्त वाक्य है। और जिसके चार आनन है उसे चतुरानन कहेंगे। जिसके चार आनन है उसको हम क्या कहेंगे? चतुरानन। और चार युगों का समूह को क्या कहेंगे? चार युगों के समूह को कहेंगे चतुर्युग। और चार वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? चतुर्वर्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है। जो ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं, चारों ऑप्शन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, जल में रहने वाले प्राणी के लिए उपयुक्त शब्द है ऑप्शन सी, जलचर। ठीक है, अर्थात उत्तर हो गया जलचर। और जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी उसको जलज कहेंगे। जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी को क्या कहेंगे? जलज। तथा जल को धारण करने वाले को जलधर कहते हैं और जल की निधि को जल निधि कहते हैं। जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? जो नभ में चलता है उसको हम खेचर कहेंगे। अर्थात ऑप्शन आपका ए सही है। खच्चर क्या है? गधा का एक समरूप पशु होता है, जबकि नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न कहते हैं। नेक्स्ट है, नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है। तो साथियों इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है, आकाश में विचरण करने वाला। और रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहेंगे। रात्रि में विचरण करने वाले क्या कहेंगे? निशाचर कहेंगे, अथवा रात्रिचर भी कह सकते हैं। और छह पैरों वाले को षटपद कहेंगे। छह पैरों वाले को क्या कहेंगे? षटपद कहेंगे। तथा बुरा आचरण करने वाले को कदाचारी कहेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? तो साथियों, जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए दिवंगत शब्द होता है। शरीर से प्राण निकलना, मृत्यु, तथा जिसने मृत्यु को जीत लिया वह मृत्युंजय कहलाता है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर देखेंगे ऑप्शन सी, दिवंगत। जिसका स्वर्गवास हो गया उसको हम दिवंगत कहते हैं। और शरीर से प्राण निकलने को क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। शरीर से प्राण निकलने को क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए प्रयोग शब्द है मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय कहते हैं। और जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं मरणासन। ये चारों के चारों शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए सही शब्द है।
तो कष्ट सहकर होने वाले कार्य के लिए प्रयुक्त शब्द है ऑप्शन बी दुष्कर। कष्ट सहकर होने वाले कार्य के लिए ऑप्शन हो गया बी दुष्कर। और जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अभेद। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अभेद। श्रम कर कर जीने वाले को क्या कहते हैं? श्रमजीवी। श्रम करके जीने वाले को क्या कहेंगे? श्रमजीवी। और जहाँ जाना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? दुर्गम। जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए प्रयोग शब्द है दुर्गम। नेक्स्ट है खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा जिसके सिर पर बाल न हो उसके लिए शब्द है खलवाट। ठीक है। अब वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वह हो गया अड्यूडा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए प्रयोग शब्द क्या हो गया? अड्यूडा। तथा पुत्री का पुत्र दोहित्र कहलाता है। शिला पर खुदा लेख को शिलालेख कहते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए कूपमंडूक। कूपमंडूक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसको क्या कहेंगे? कूपमंडूक। जिसमें उत्साह न हो, जिसमें उत्साह न हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए निरुत्साही। जिसमें उत्साह न हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? निरुत्साह। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसको क्या कहेंगे? कूपमंडूक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे क्या कहेंगे? कूपमंडूक। जिसे यह न सूझे कि क्या करे क्या न करे उसे हम क्या कहेंगे? कि कर्तव्य विमूढ़। मतलब पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो भय से घबराया हो उसे क्या कहेंगे? कातर। जो भय से घबराया हो उसे कातर कहेंगे। नेक्स्ट देखिए जो भवन गिर गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है ऑप्शन सी खंडहर। ठीक है। जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है खंडहर। और जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसे क्या कहेंगे? खेत। ठीक। जिस स्थान पर कृषि कार्य होता है उसको क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसे क्या कहेंगे? बंजर। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसको क्या कहेंगे? बंजर कहेंगे। अब बंदियों के रहने वाले स्थान को बंदी गृह अथवा कारावास कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ कहते हैं। जो नीतिवान हो
उसे नीतिज्ञ कहते हैं। और नगर में रहने वाले को क्या कहेंगे? नागरिक कहेंगे। ठीक है, नगर में रहने वाले को नागरिक कहेंगे। मनन करने योग्य को क्या कहेंगे? माननीय। और जबकि जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसके लिए एकाग्र चित्त कहेंगे। एकाग्र चित्त। चारों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ सेना रहती हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। तो साथियों, जहाँ सेना रहती हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द सैन्यावास है। इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ ऑप्शन सी, सैन्यावास। जहाँ सेना रहती हो उस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है सैन्यावास या छावनी। और गुरु के साथ या समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाले को क्या कहेंगे? अंतेवासी। और यह विभिन्न परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्थाओं का फेवरेट क्वेश्चन है कि गुरु के समीप रहने वाले को क्या कहेंगे, पूछा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका अंतेवासी। और महल के अंदर का निवास वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है अंतःपुर। महल के अंदर का निवास को क्या कहेंगे? अंतःपुर कहेंगे। और सोने के स्थान या कमरा को क्या कहेंगे? शयनागार। तो इन चारों में सबसे इम्पोर्टेंट आपका अंतेवासी है, अंतःपुर है और सैन्यावास है। तो चारों इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसे कम से कम 10 से 12 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसको कम से कम 10 से 12 बार पूछा गया, इसको भी 6-7 बार पूछा गया है। तो और 2 से 3 बार इसको भी पूछा गया। तो इस प्रकार से साथियों ये चारों जो शब्द हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट है, जो बदला न जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। जो बदला न जा सके, तो साथियों इसका सही उत्तर हो गया जो बदला न जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है अपरिवर्तनीय, अर्थात ऑप्शन ए। जो प्रकृति से संबद्ध है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक। जो प्रकृति से संबद्ध है उसे प्राकृतिक कहेंगे। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ तो उसको क्या कहेंगे? प्रयुक्त। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ को शब्द प्रयुक्त करते हैं, शब्द प्रयुक्त। ठीक है। जड़ से लेकर चोटी तक को क्या कहेंगे? आमूल चूल। जड़ से लेकर चोटी तक आमूल चूल। तो नेक्स्ट है, जिसने उधार लिया हो। जिसने उधार लिया हो, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणी। जिसने उधार लिया हो उसके लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो है ऋणी। और जो उपकार मानता हो उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। ध्यान रखिए, जो उपकार मानता हो उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। और जो उपकार न माने उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। ठीक है, ये दोनों जो शब्द है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो घूस लेता हो उसको क्या कहेंगे? घूसखोर। जो घूस लेता है उसको क्या कहेंगे? घूसखोर। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसको लिए क्या प्रयोग शब्द है? उऋण। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन करें। आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द
का चयन करें। तो इसके लिए साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाले को क्या कहते हैं? गगनचुंबी कहते हैं। जो दूर की बात सोचे उसे दूरदर्शी कहते हैं। जो दूर की बात सोचे उसको दूरदर्शी कहते हैं। और जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसे अनासक्त कहते हैं। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसे अनासक्त कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। और फ्रेंड्स, ये चारों क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सभी के बीच वही प्रश्न लाए जा रहे हैं जिसका अध्ययन करना, जिसको याद करना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं। जो पराये का हित चाहता हो, जो पराये का हित चाहता हो। जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए हम प्रयुक्त शब्द है ऑप्शन ए, परोपकारी। जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो है परोपकारी। और जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसको क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? महत्वाकांक्षी। तथा दूसरों का उपकार करने वाला उसे क्या कहेंगे? उपकारी। दूसरों को उपकार करने वाले को उपकारी कहेंगे। सुंदर हृदय वाले को क्या कहते हैं? सुहृदय। ठीक है। तो साथियों आज आप सभी के बीच वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न लाए गए जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष रूप से आज आप सभी के बीच प्रश्न लाया गया और अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ गए होंगे कितने प्रश्नों को लाया गया। तो साथियों प्रत्यक्ष रूप से आज जो 20 प्रश्न आप सभी के बीच लाया गया है, इन 20 प्रश्नों में कितने सही उत्तर आप किए अवश्य ही आप बताएंगे। साथियों आप सभी द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर के क्रम में ही मेरी द्वारा रणनीति बनाई जाती है कि आप में अभी कहाँ कहाँ कमियां हैं जिसको और सुधारना है। ये अभी प्रथम दौर है। जब दूसरा टेस्ट सीरीज होगा उसमें आप सभी के का एक सामूहिक मूल्यांकन के माध्यम से एक सामूहिक ऐसा टेस्ट सीरीज लाया जाएगा जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में बेहद उपयोगी है और आप सभी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी बहुत ही उपयोगी होना है। तो आप यदि चाहते हैं सही डायरेक्शन में तैयारी करना तो 100% आप सभी बेहिचक होकर अपने उत्तर को ज़रूर उपलब्ध कराएंगे कि कितने आप उत्तर सही किए। आप सभी के जो भी कमेंट होते हैं मैं अवश्य ही समय निकाल कर पढ़ती हूँ और उसी के क्रम में आप सभी के बीच क्लासेस वगैरह लाती हूँ। फ्रेंड्स आप सभी के परीक्षा से संबंधित तैयारी में जो भी आप सभी को समस्या हो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएं। तत्क्रम में उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं अपने स्तर पर जो भी होगा मैं अवश्य ही करने का प्रयास करूंगी। साथियों यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अवश्य ही नालंदा पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी जिसे डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखा गया है उसे पढ़ेंगे। साथ में एक किताब और रखेंगे और वो रखेंगे पिंक सिटी पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक सामान्य हिंदी का व्यवहारिक जिसे राघव प्रकाश द्वारा लिखा गया है। ये दोनों पुस्तक अल्टीमेट बुक्स हैं। इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से आप अपने टॉपिक पर अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और साथियों ये भी मैं बताऊं आप सभी के परीक्षा के लिए जो प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं वो भी अत्यंत ही उपयोगी होते हैं। तो अवश्य ही प्रीवियस क्वेश्चन को प्रत्येक दशा में याद जरूर कर लें क्योंकि लगभग 42, 45 और कभी कभी 50% क्वेश्चन भी रिपीटेड होते हैं। बस प्रश्न पूछने की प्रकृति थोड़ा चेंज कर दी जाती है। लेकिन यदि आप अच्छे से अध्ययन करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन का तो 50% आप सभी की तैयारी प्रीवियस क्वेश्चन से हो जाएगी और 50% की तैयारी जो मैं आपको पुस्तक बताई हूँ उससे हो जाएगी। अर्थात पुस्तक यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 100% की तैयारी होगी और उसको रिवीजन के लिए प्रैक्टिस के लिए आप सभी प्रीवियस
क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ेंगे। इस प्रकार से साथियों प्रीवियस क्वेश्चन और दोनों जो पुस्तक अभी बताए उन तीनों के माध्यम से आप 100% परफॉर्मेंस अपना कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप यदि चाहे तो आसमान से बहुत ही आसानी से तारा भी ज़मीं पे ला सकते हैं। और आज हमारे साइंटिस्ट ये साबित भी कर रहे हैं कि वो ऐसी ऐसी उपलब्धियों को प्राप्त कर रहे हैं जिसे हम कभी सोचे भी नहीं थे। तो वो साइंटिस्ट कौन है? आप में जैसे ही युवा हैं। तो आप में भी क्षमता है कि आप अपनी क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा उकेर कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी आप निराश ना हो, हमेशा परिश्रम के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अवश्य ही आप सफल होंगे। कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता है, अगर उसे प्राप्त करने के लिए हम जी जान पूरे परिश्रम से, पूरे मनोभाव से उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है आप सभी पर कि आप अवश्य ही पूर्ण परिश्रम के साथ तैयारी जरूर करेंगे ताकि आप अपने सपने को साकार करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ साथियों मैं आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट।